नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्र और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक व कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव को हम लोग पढ़ने वाले, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ये सारा ही पूछ लेता है कि यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक व सैनिक प्रभाव बताइए, या फिर सिंगल पूछ लेगा कि यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक या सैनिक प्रभाव बताइए एग्जाम के अंदर। तो आप अच्छे से प्रिपेयर रहने, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। आपने नहीं पढ़ा यूरोपीय संघ क्या है, पिछली वीडियो को आप देख सकते हो। आर्थिक प्रभाव के हम देखें तो 2006 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जो यूरोपीय संघ थी, इसकी जो अर्थव्यवस्था थी सबसे बड़ी थी और इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, जो कि बहुत बड़ी है। इसकी जो मुद्रा है यहाँ पे, और यूरोपीय संघ के अंदर यूरो चलता है, और ये अमेरिकी जो डॉलर है उसके प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी जो हमारा यूरो है वो खतरा बन सकता है अमेरिकी डॉलर के लिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। जो यूरोपीय संघ है वो एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। जो जितने भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है यूरोपीय संघ। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा, यानी विश्व के अंदर जितना भी व्यापार होता है उसके अंदर यूरोप सबसे ज्यादा व्यापार करने में इन्वॉल्व रहता है। यानी अमेरिका विश्व के अंदर जितना व्यापार करता है उससे 3 गुना ज्यादा ये यूरोपीय संघ व्यापार करता है। एक व्यापार ही से ही देश का ज्यादा से ज्यादा भला हो सकता है। कोई भी कंट्री अगर इंडिया को ज्यादा से ज्यादा डेवलप होना है तो उसको ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। यानी भारत की जो चीजें हैं वो विदेशों में ज्यादा बिके तो ही भारत का भला अच्छे से हो सकता है। जिससे व्यापारिक विवादों में धौंस के साथ बात करता है। जाहिर सी बात है जो यूरोपीय संघ है उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है तो उसकी बात ज्यादा चलेगी। ये इसी तरीके से है कि मान लेते हैं आपके पास एक क्लास है, एक क्लास के अंदर ज्यादातर बच्चों ने एक बुक लेकर आई है और दूसरे बच्चों ने 10-15 बच्चों ने दूसरी बुक लेकर आए हैं। तो आपके टीचर उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे जिस सब्जेक्ट का बुक सबसे ज्यादा बच्चों ने लेकर आए हैं। तो उसी तरीके से सेम है, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है तो यूरोपीय संघ की ही सबसे ज्यादा चलती है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे राजनीतिक व कूटनीतिक प्रभाव। राजनीतिक यानी किस तरीके से उसकी मिलिट्री क्या है। कूटनीति का मतलब होता है कि उसकी आइडियोलॉजी या फिर यूं कह लीजिए वो किस तरीके से सोचता और विचारता है, वो होता है कूटनीतिक प्रभाव। यानी बिना लड़ाई किए ही अपनी काम निकलवा लेना, ये होता है कूटनीतिक प्रभाव। इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके 2 सदस्य जो हैं ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जो यूरोपीय संघ है उसके 2 सदस्य हैं ब्रिटेन और फ्रांस। वो किसके सदस्य हैं? वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में स्थायी सदस्य क्या होते हैं, सुरक्षा परिषद क्या होता है, इसको हम आगे के चैप्टर में आपको दिया गया रहेगा क्या है उस वहां पे मैंने आपको अच्छे से बताऊंगा। यूरोपीय संघ के कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। यूरोपीय संघ के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि स्थायी तो नहीं है पर अस्थायी हैं, और अस्थायी लोगों का भी एक अलग रोल होता है। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में ही प्रभावित किया है, जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम। यानी यूरोपीय संघ ने अपना कूटनीतिक और राजनीतिक का उपयोग करके जो अमेरिका जैसे बड़ा देश है उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो वो सोचता था, उसको रोकने का काम किया है। कैसे उसने किया? दरअसल इसके लिए आपको ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समझना पड़ेगा। अब ये है क्या, ये समझते हैं। दरअसल 2002 में दुनिया को पता चला कि ईरान परमाणु संबंधी कुछ काम कर रहा है। यानी 2002 में पता चला लोगों की भाई ईरान भी परमाणु कार्यक्रम कर रहा है, यानी ईरान भी परमाणु से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है। इसके बाद पश्चिमी मुल्कों ने इस कार्यक्रम का विरोध करने लगे, खासकर अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ईरान जो है परमाणु हथियार जो है बनाए। इस वजह से पश्चिमी मुल्कों के साथ साथ सबसे ज्यादा अमेरिका इस बात का विरोध करने लगा।
परंतु यूरोपीय संघ ने इस तरीके से राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव बनाया कि जैसा ये चाहता था कि ईरान वैसा करे, ये चाहता था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम ना बनाए, यानी इसको और दिक्कतें आए परमाणु हथियार बनाने में, कोई भी देश इसको सपोर्ट ना करें। तो यूरोपीय संघ ने इसकी इस नीतियों को थोड़ा चेंज करने में मदद किया है, यानी यूरोपीय संघ ने इसको अमेरिकी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज है, उसको चेंज करने में, उसको बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यानी यूरोपीय संघ थोड़ा बहुत ईरान के साइड है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। चीन के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर कूटनीति की ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। दरअसल चीन के अंदर जो मानवाधिकार है वो बहुत ज्यादा उल्लंघन होते हैं, जो आपके राइट्स हैं उसको बहुत ज्यादा उल्लंघन किए जाते हैं, और पर्यावरण विनाश हो रहा है वहां पे। वो लोग इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाने के लिए वो पेड़ पौधों को, यानी पूरी तरीके से पर्यावरण को पूरी तरीके से विनाश कर दें। तो ऐसे में जो यूरोपीय संघ है वो कूटनीति कुछ इस तरीके की नीति चलाता है कि वो ऐसा काम ही ना करे, मानव अधिकारों को अपने देश के अंदर खत्म ना करे, कि दूसरे देशों के साथ मानवाधिकारों को खराब ना करे, पर्यावरण विनाश ना करे, नुकसान ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को ना करे। आगे हम बढ़ें तो आगे हम पढ़ेंगे सैनिक प्रभाव, यानी यूरोपीय संघ का सैनिक प्रभाव। सैनिक प्रभाव के अंदर हम इसकी सेना के बारे में स्टडी करेंगे। सेना के अंदर हम देखें तो दूसरी बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास है, यानी 1,04,10,626, ये 2016 का डाटा है। दूसरी सबसे बड़ी सेना इसके पास है। सबसे ज्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास, देन इसके बाद। कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा जो रक्षा बजट है, रक्षा बजट का मतलब अमेरिका मिलिट्री पे कितना खर्च करता है, उससे फर्स्ट नंबर पे तो अमेरिका आता है, जो सबसे ज्यादा अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स यानी हथियारों पे बहुत ज्यादा खर्च करता है। उसके बाद पे आता है यूरोपीय संघ, जो कि 249.3 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने सैनिक बजट पे, रक्षा बजट पे। ये 2018 का डाटा है। ऐसा लिख सकते हो आप, ये लिखोगे तो थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है, थोड़ा एक जेन्युइन आंसर होगा कि हाँ भाई आप ये नहीं, कुछ कुल रक्षा बजट अमेरिका के पास सबसे अधिक है, बस आप कह भी नहीं रहे, आप प्रूफ भी दे रहे हो कि देख लो इतना है। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आप दूसरी बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास है, नहीं, आप यहाँ पे प्रूफ भी दे रहे हो कि 2016 के अकॉर्डिंग उसके पास इतनी बड़ी सेना है। तो ऐसा आप लिख सकते हो, लिख लेना है। उसके सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस के पास 550 परमाणु हथियार है, जो उसके सदस्य देश है यूरोपीय संघ के। ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास 550 परमाणु हथियार, जो कि बहुत ज्यादा है। अंतरिक्ष विज्ञान, संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरा स्थान है, यानी वहां पे जो अंतरिक्ष विज्ञान है वो भी काफी अच्छे से विकसित हो रहा है। जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, टेलीफोन, इंफॉर्मेशन, वो भी बहुत ही अच्छे से फैल रहा है यूरोपीय संघ के अंदर। ये एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। अधिराष्ट्रीय संगठन का मतलब वही चीज जहाँ पे अलग अलग सरकारें होती हैं जो आपस में मिलकर काम करती हैं। ये एक अधिराष्ट्रीय संगठन है के तौर पे यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामले में दखल देने में सक्षम है, क्योंकि ये अधिराष्ट्रीय संगठन यानी पावरफुल संगठन है, जहां पर ये दादा की तरह काम कर सकता है। जो भी उसके मेंबर्स है, यूरोपीय संघ जैसा चाहेगा वो अपने मेंबर्स जो भी उससे जुड़े हैं उनको उस इशारों पे नचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अलग अलग जो इससे जुड़े हुए देश हैं, कंट्रीज हैं, उनकी विदेश और रक्षा नीति अलग है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ होती है। अलग अलग देश हैं और है तो ये यूरोपीय संघ के मेंबर, लेकिन कभी कभार जो इनकी विदेश नीति होती है वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। कैसे एक दूसरे के खिलाफ होती है विदेश नीति? देखोगे, यही कारण है कि जब इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को तो इसके साथ थे, पर जर्मनी और फ्रांस अमेरिका के खिलाफ थे। इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो साथ थे अमेरिका कि भाई अमेरिका ने सही काम किया है, पर जर्मनी और फ्रांस जो कि यूरोपीय संघ के ही मेंबर है, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका ने जो काम किया वो बिल्कुल ही गलत किया, उसको इराक पर हमला नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम फॉरेन पॉलिसी देख सकते हैं। एक की फॉरेन पॉलिसी है
अमेरिका को सपोर्ट करने की, और दूसरी की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है कि अमेरिका को सपोर्ट ना करने की। ये इस वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाता है यूरोपीय संघों को संभालना, लेकिन उसके बाद भी काम चल जाता है इन लोगों का। आगे बढ़े तो यहाँ हम ये देखते हैं कि यूरोपीय संघ के कई नई सदस्य देश भी अमेरिका गठबंधन में थे, कि जो यूरोपीय संघ के अंदर जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ये कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम पे काफी नाराजगी है। यूरोप के अंदर यूरो चलता है, यानी जो यूरोपीय संघ है वहां पे यूरो चलता है, तो यूरोप के कई हिस्से ऐसे थे जो उससे जुड़े हुए थे। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि यूरो को चालू किया जाए, वो चाहते थे कि जो उनकी करेंसी है उसको ही रहने दिया जाए, ना कि यूरो को लागू किया जाए। इस वजह से वो नाराज है थोड़ा। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, उन्होंने क्या किया कि जो बाजार है, जो यूरोपीय बाजार है, उससे अपनी अर्थव्यवस्था को अलग करके रखा। उन्होंने अपनी यूरोप के बाजार से अपनी मार्केट को जोड़ा नहीं, यूरोप की मार्केट अलग और अपनी मार्केट को इन्होंने अलग करके रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि पर साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से प्रतिरोध किया। ये संधि है कि हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने, डेनमार्क और स्वीडन ने मना कर दिया कि भाई हम यूरो को अपने देश में लागू नहीं करेंगे। इसके विदेश और रक्षा मामलों के काम करने की क्षमता सीमित होती है यूरोपीय संघ की। इससे क्या होता है, जो विदेशी और रक्षा मामलों में क्या जो काम करने की जो यूरोपीय संघ की क्षमता होती है, जो काम वो बड़े रूप से कर सकता है, इन सारी चीजों की वजह से वो सिमट कर रह जाता है। मास्ट्रिक्ट संधि क्या है? मास्ट्रिक्ट संधि के अंदर क्या हुआ था? ये एक संधि है जो कि 7 फरवरी 1992 में यूरोपीय देशों के बीच में हुआ। इस संधि में साझा व्यापार, कि भाई हम लोग जो भी देश रहेंगे वो हम व्यापार करेंगे, समान एक देश से दूसरे यानी यूरोपीय संघ के देश में के जाने पर समान अधिकार प्राप्त होंगे। यानी अगर समान, यानी एक देश के नागरिक, दो देश हैं, ये भी यूरोपीय संघ का पार्ट है, ये भी यूरोपीय संघ का पार्ट है। इस कंट्री का मेंबर अगर इस कंट्री के यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर रहना चाहता है, तो उसको भी अधिकार दिए जाएंगे। ये नहीं कि ये दूसरी कंट्री से, यूरोपीय संघ की दूसरी कंट्री से आए तो इसके साथ हम भेदभाव करेंगे, नहीं। अगर यूरोपीय संघ के जितने भी मेंबर्स हैं, उनका नागरिक दूसरे कंट्री में, तीसरे कंट्री में, चौथे कंट्री में जाता है, ध्यान रखने वाली बात है, वही कंट्री जो यूरोपीय संघ के देश हैं, उन्हीं कंट्रीज के अंदर इधर जाता है उधर जाता है, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसी की तरह जैसे उनके खुद के नागरिकों के लिए है। फाइनली ये जो हमारा जो मास्ट्रिक्ट संधि थी उसको 1 नवंबर 1993 में प्रभावी होगी, तभी बना दिया गया था, हमारे यूरोपीय संघ को बना दिया गया था। यानी 1 नवंबर 1993 में इसको मास्ट्रिक्ट जो संधि है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। आई होप मैंने आपको जितना भी बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा।